तो टाइम तो खैर लगता है, लेकिन आज के डिजिटल समय में इसको 6-7 महीने में किया जा सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि मुझे तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं लग रही है। जिस दिन फिटमेंट फैक्टर वगैरह चीज़ें लागू हो जाती हैं, उसके बाद से फिर एरियर के बिल बनते हैं और ऑलमोस्ट सारा एरियर एक ही बार में मिल जाता है, भले ही वो 4 महीने बाद मिले। ऐसा नहीं है कि कोई एक बना बनाया फार्मूला हो। होता क्या है कि सरकार इसको रिव्यू करती है, कमीशन बनता है। जैसे अब अभी आपने देखा 3 लोगों की एक कमीशन बनाया गया, जो एक्स जस्टिस है, भूतपूर्व जो जस्टिस है माननीय रंजना देसवाल जी, वो इसकी चेयरमैन होंगी और उनके साथ 2 मेंबर होंगे। फिर उनको ऑफिस सेटअप मिलेगा। तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनकी एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशन से बात करेंगे, उनकी डिमांड क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और क्या चीज़ें नई करने की ज़रूरत है उनके डिपार्टमेंट्स में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बैठकें होती हैं, टाइम लगता है। फिर वो अपना स्टडी कर के अपना बनाते हैं, रिकमेंडेशन रखते हैं, फिर वो सरकार को भेजते हैं, कैबिनेट को भेजते हैं। बेसिकली जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, फिर कैबिनेट का ये काम है कि वो तय करे कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन को वो स्वीकार कर रहा है और कौन कौन सी रिकमेंडेशन को अस्वीकार करता है। तो टाइम तो खैर लगता है, लेकिन आज के डिजिटल समय में इसको 6-7 महीने में किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट है नहीं कि 100-200 डिपार्टमेंट हों। 50-60 डिपार्टमेंट हैं मुश्किल से। तो 50 एक मीटिंग से काम हो सकता है। अगर मतलब लक्ष्य रखा जाए तो 200 दिन, 225 दिन सफिशिएंट है इस काम को करने के लिए। तो बैठ के हैं, उनकी मिनट्स तैयार करना, ये ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि आज के डिजिटल समय में मतलब बहुत बड़ा काम हो। ये कितने अंतराल में और नया वेतन लाया जाता है? ये अभी तक की तो जो परंपरा है वो 10 साल की है। हालांकि पिछले जब 7th पे कमीशन आया था, तब ये बात सरकार ने कही थी कि 10 साल के बाद जब पे कमीशन आता है, फिर आने में, लागू होने में 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो 10 का वो 12 साल हो जाता है। फिर एरियर देना पड़ता है। एरियर जब देते हैं तो फिर न्यूज़ में बड़ी बड़ी बातें आती है कि सरकार पर इतने लाख करोड़ का या इतने का बर्डन पड़ा है। तो सरकार ने ये बात कही थी कि पे कमीशन लाने की बजाय हम हर 5 साल में एक सेटलमेंट प्लान की तरह कुछ लाएंगे। और हर 5 साल में सैलरी को रिवाइज कर देंगे। इसीलिए पे मैट्रिक्स बनाई गई थी, जिसमें 18 लेवल है हमारे। फिटमेंट फैक्टर आएगा, सरकार कुछ डिज़ाइन करेगी और उस फिटमेंट फैक्टर से पूरी पे मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो हर 5 साल में चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, तो पे कमीशन बनाने का ज़रूरत नहीं रहेगा और इससे लोगों को समय से बढ़ी हुई सैलरी भत्ते मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 साल हो गया, अब 11वां साल शुरू हो गया, अभी तो पे कमीशन बात ही नहीं कर रहा है, किसी से बैठक ही नहीं हो रही। तो लेट तो फिर भी हो ही गया है। एरियर की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से एरियर मिलता है? लोगों को कई सारा कंफ्यूजन रहता है, किश्तों में मिलता है या फिर एक साथ मिल जाता है, या फिर ये ग्रेड के हिसाब से रहता है? जैसे जिनकी ज़्यादा सैलरी होगी उनका ज़्यादा एरियर बनेगा और बेसिक सैलरी वालों का कम एरियर बनेगा। तो किस तरीके से सरकार इसे पे करती है? 2 साल का, 12 महीने का? नहीं, देखिए, एरियर कभी किस्तों में हमारे यहाँ तो दिया नहीं गया। दिल्ली में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से हम लोग 18-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तब से तो ऐसा हुआ नहीं। हमने 6 पे कमीशन भी देखा और 7th पे कमीशन में भी एरियर एक ही साथ मिला। जिस दिन फिटमेंट फैक्टर वगैरह चीज़ें लागू हो जाती हैं, उसके बाद से फिर एरियर के बिल बनते हैं और ऑलमोस्ट सारा एरियर एक ही बार में मिल जाता है, भले ही वो 4 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, लेकिन वो एरियर जब भी बनता है वो एक साथ मिलता है। ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बात है कि वो कैसे देते हैं, वो उनके रेवेन्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कभी मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए एरियर बना है तो वो उसको 3 बार में देंगे, 33 हज़ार करके देंगे या मतलब कुछ टुकड़े टुकड़े करके देंगे। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। तो मतलब ये रीजन वाइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से आप कह सकते हैं। स्टेट्स में सपोज दैट जैसे यूपी है जी, उत्तर प्रदेश क्या करता है कि सेंट्रल जो पे कमीशन है उसी की संस्तुतियों को वो स्वीकार कर लेता है। आमतौर पर ये परंपरा है। सेम टू सेम उनका पे मैट्रिक्स रहता है। कुछ भत्तों में डिफरेंस रहता है। जैसे HRA है, HRA सिटी के अकॉर्डिंग होता है। अर्बन HRA अलग रहेगा, रूरल HRA अलग रहेगा, तो वो एक अलग केस है। अदरवाइज़ यूपी गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि टुकड़ों में तो भत्ते मतलब एरियर नहीं देती होगी। इतना एरियर लोगों का बनता ही नहीं कि उसे 3-3 बार में दे या मतलब इस तरह से टुकड़ों में दे। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं जो एरियर डिले करते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं
जो उसी दिन से लागू करें 8 CPC को। अभी जैसे आपने खबर देखी होगी कि 3 दिन पहले ही असम सरकार ने, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि मुझे तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं लग रही है। अपना 8 CPC गठित करने का मतलब है कि अपना स्ट्रक्चर बनाना। तो अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर से अलग होगा। अलग होगा तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट ऐसा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी से बेहतर सैलरी दे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मुझे ये कोई खुशी वाली बात भी नहीं लगती। जब आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है पूरे देश के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पे स्ट्रक्चर को अगर समान रखना है, एक देश एक विधान रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पे काम करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे कमीशन रिकमेंडेशन दे, स्टेट्स को चाहिए कि उसी पे कमीशन के रिकमेंडेशन को, उसी पे स्ट्रक्चर को सीधा सीधा फॉलो करे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी स्टेट ने, जैसे आपने बताया कि असम ने अपना पे कमीशन निकाला, क्या सरकार, केंद्र सरकार उसको बर्खास्त कर सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकती। सेंटर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है जी। ये मुझे समझ में नहीं आया। वही समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पार्टी की है तो फिर क्यों अलग बनाया? ये तो मतलब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को मतलब लुक्रेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए पे कमीशन का गठन कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें बोल करके, और जब उसके ऊपर से कवर हटेगा ना तो फिर उसके अंदर मतलब जो है टाफ़ी निकलेगी, है ना। तो वो वही वाला हाल होने वाला है। एक ही पार्टी की सरकार है पूरे देश में, वो लोग असम में भी और यहाँ भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि असम के मुख्यमंत्री साहब से, माननीय हिमंता बिश्वा शर्मा जी से, कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन को ही फॉलो करो, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप ज़्यादा टाइम ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसी पे स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, पूरा देश एक जैसा हो जाएगा। छठे और सातवें वेतन आयोग की तुलना करें अगर, तो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, और कई सारी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि कर्मचारियों को छठवां वेतन आयोग ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसमें ऐसा क्यों, इस तरीके की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं? इसमें मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ इस बात में। उसकी वजह है कि देखिए, जब छठा पे कमीशन हमें मिला था, उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, उस समय सैलरी का स्ट्रक्चर जो मतलब तत्कालीन जो सिनेरियो था, जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, उसके मुकाबले बहुत कम था। तो वो छठा पे कमीशन, उसमें जंप एकदम सीधी सीधी दिख रही थी कि 54%, 58% की ग्रोथ हमें दिख रही है। लेकिन जब सातवां पे कमीशन आया, उस समय तक सैलरी का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लोगों को अच्छी सैलरी मिलने लगी थी, लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे थे। तो पे कमीशन के लागू होने से पहले डियरनेस अलाउंस भी 122-23% पहुँच चुका था। तो वो फिटमेंट फैक्टर जब 2.57 आया, उसमें 2.25 ऑलरेडी इनबिल्ट था जी। हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, वो देखने में आज भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आज 2.57 देते हैं तो आप समझिए कि आज वही 2.57 सातवें 2.57 से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सैलरी पहले के मुकाबले भी ठीक है। लेकिन छठे में ऐसा नहीं था, तो वो हमें दिखता है ज़्यादा। अच्छा। लेकिन एक्चुअल में जब इन हैंड, जब पॉकेट में जो पैसा आ रहा था, तो खर्चा करने के बाद छठे में कुछ बचता ही नहीं था, सातवें में वो बचना शुरू हुआ। आठवें में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर छठे पे कमीशन, सातवें पे कमीशन जैसा भी फिटमेंट फैक्टर हमें मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि वो एक बेटर फिटमेंट फैक्टर होगा।